सो इन लास्ट लेक्चर हमने एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ऑल्सो अभी तक तुम्हें टिश्यू का पीडीएफ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि क्या था, मुझे चैप्टर कंप्लीट कराना था, तो उसमें कुछ कुछ एडिट करना था। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सो क्लास के बाद यू विल गेट द पीडीएफ फॉर एंटायर टिश्यूज, पूरे टिश्यूज का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू देम। तो लास्ट क्लास हमने एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ा था। एनी डाउट स्टिल हियर? एडिपोज टिश्यू में कोई डाउट है बच्चे किसी को यहाँ तक? होपफुली मैंने एनसीईआरटी को रीड करने बोला था, सभी ने रीड किया होगा एटलीस्ट। तो नेक्स्ट आता है, हमारा स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में जो फर्स्ट टाइप होता है दैट इज बोन, ठीक है। बोन इज द फर्स्ट स्केलेटल टिश्यू। देखो बोन की अगर बात करते हो तो बोन क्या होता है? स्ट्रांग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। बोन को हम बेंड तो कर नहीं सकते ना, तो इट इज नॉन फ्लेक्सिबल। ऑल्सो इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। बेसिकली हमारी पूरी बॉडी जो है वो क्या, स्केलेटन, जो हमारा हड्डी का ढांचा है उस पे क्या है, उस पर बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। थर्ड, इट ऑल्सो एंकर्स मसल्स। एंकर्स का मतलब ये मसल्स होते कहां पर है, ये बोन में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो दे एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं, बोन में एंकर्ड होते हैं, सपोर्टेड होते हैं वहां से। नाउ बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। याद होगा जब हमने लास्ट क्लास में एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया था, तब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सभी बच्चों को पता है मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि अगर हम सेल्स को ब्रिक्स माने तो जो सीमेंट है दैट इज द मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स है। तो बोन सेल्स के जो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, दैट इज हार्ड। बोन सेल हैज हार्ड मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से मिल के क्या होता है, बोन सेल का मैट्रिक्स बना हुआ होता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now bone cells are called osteoblast और osteocytes। बोन सेल्स का जो नाम होता है, ठीक है, ऐसे तो हम इसको सिंपल टर्म में बोल रहे हैं बोन सेल्स, बट इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, दैट इज ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट, ठीक है। या तो इसे हम ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं या तो ओस्टियोसाइट बोलते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक बातें समझ में आई? क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? सर एक मैट्रिक्स वाला पॉइंट फिर से समझा दो। देखो मैट्रिक्स इज लाइक सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंट की तरह। जैसे कि मान लो हमें कोई वॉल बनाना है, तो वॉल हम ब्रिक्स से बनाएंगे, बट क्या ब्रिक्स को जस्ट एक के ऊपर एक रख देंगे? नहीं, ब्रिक्स को हम क्या करेंगे, सीमेंट का लेयर होगा, उसके ऊपर ब्रिक्स होगा, फिर सीमेंट का लेयर, फिर उसके ऊपर ब्रिक्स। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो ब्रिक्स होता है वो बेसिकली सीमेंट में एम्बेडेड होता है, चिपका हुआ होता है, ठीक है। वो जो सीमेंट है वही ब्रिक्स को उस पोजीशन में होल्ड करके रखता है। तो मैट्रिक्स भी यही होता है। मैट्रिक्स क्या करता है, किसी भी टिश्यू के सेल्स को अपने पोजीशन में होल्ड करके रखा हुआ रहता है। तो बोन के जो मैट्रिक्स होते हैं, बोन क्या होता है, हार्ड होता है ना। तो बोन के जो मैट्रिक्स होते हैं वो हार्ड होता है, इट इज हार्ड। अगर हम ब्लड की मैट्रिक्स की बात करें तो ब्लड का मैट्रिक्स क्या होगा, सॉफ्ट होगा, लिक्विड होगा। लेकिन बोन का जो मैट्रिक्स है, बोन का मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड होता है, और इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। हम यही बोलते हैं ना भाई, बोन किस चीज से बना हुआ, कहते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ है। तो बेसिकली ये बात है कि बोन का जो मैट्रिक्स होता है इट इज हार्ड मैट्रिक्स एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। क्लियर है ये बात? सर हाँ जी। मेरे मंडे से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ओके तो सर मेरे ना हाफ टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे 6.1 6.2 ऐसे ऐसे आ रहे हैं, जैसे टॉपिक्स नहीं होते। मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल भेज देना, ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ओके सर। बच्चे सभी को ये क्लियर है, बोन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पांचों पॉइंट्स? कोई इशू किसको? यस सर। आगे बढ़ते हैं ना। बोन्स के अलावा जो हमारे पास सेकेंड स्केलेटल टिश्यू होता है उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे ये जो हमारा ईयर्स है, ठीक है, ये ईयर क्या है, तुम देखो ये फ्लेक्सिबल है, इसे मोड़ सकते हैं। उसी तरह नोज का जो अपर पार्ट ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, ये बेंड हो सकता है। तो ये बेसिकली बना हुआ होता है कार्टिलेज का। फाइन। तो कार्टिलेज की खास बात क्या है कि कार्टिलेज इज अ टिश्यू जिसके जो सेल्स होते हैं दे आर वाइडली स्पेस, सेल्स के बीच में स्पेस अच्छा खासा होता है।
नाउ इसका जो मैट्रिक्स होता है ये भी सॉलिड होता है, ठीक है, बोन का भी मैट्रिक्स सॉलिड होता है, कार्टिलेज का भी मैट्रिक्स सॉलिड होता है, बट कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन्स और शुगर का बना हुआ होता है, ठीक है। द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। थर्ड पॉइंट, cartilage smoothens the bone surface at joints and provides support and flexibility to the body part। देखो, एक तो जैसे कि हमारे ईयर्स में, नोज में ये पार्ट क्या है, जो लूज जो फ्लेक्सिबल पार्ट दिख रहा है ये कार्टिलेज है। इसके अलावा बोन का जो सरफेस होता है ना, जनरली जॉइंट्स पे, वहां पर एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज का लेयर। ये कार्टिलेज का लेयर क्या करता है, बोन को सॉफ्ट या स्मूथ बनाता है, ठीक है। और जैसे हमारे नोज हो गया, ईयर हो गया, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो वेयर इज इट प्रेजेंट, नोज, ईयर, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है भाई, विंड पाइप को हम ट्रेकिया बोलते हैं, जिसे हम ब्रीद इन करते हैं। एंड लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होता है, थ्रोट, ठीक है, दैट इज लैरिंग्स। तो ये है कार्टिलेज के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्कर आ सकता है या 2 मार्कर आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज के बीच में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। या हो सकता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बोन एंड कार्टिलेज, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई बोन और कार्टिलेज में अगर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की बात की जाए तो 3 पॉइंट्स ध्यान में रखना है। बोन जो होता है वो हार्ड होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, बोन बेंड नहीं कर सकता कहीं पे, अगर बेंड करने की कोशिश की जाएगी तो बोन टूट जाएगा। बट कार्टिलेज जो होता है इट इज फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये बेंड कर सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा, बोन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, ठीक है, बोन के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, बट कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, बोन का मैट्रिक्स जो है वो किसका बना हुआ होता है भाई, फॉस्फेट एंड कैल्शियम हमने देखा था, ठीक है। मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट सच एज कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। या तो ये पॉइंट लिख सकते हैं या तो मैंने इनिशियली जो पढ़ाया, जो मैंने पहले यहां पर पढ़ाया था कि बोन मैट्रिक्स इज हार्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड, ये लिख सकते हो। एंड जहां पर बात आई कार्टिलेज की मैट्रिक्स की, तो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन एंड शुगर का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख सकते हो। यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा है उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी याद है तो फिर ये दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसे ही डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को, कोई डाउट है तो पूछो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट, अब जो हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो जो नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, ब्लड है, ठीक है ना। ब्लड की खास बात क्या होती है, ब्लड देखो सभी टिश्यूज में मैट्रिक्स होते हैं, बेसिकली मैट्रिक्स में ही सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, या उस मैट्रिक्स के अंदर ही सेल प्रेजेंट होते हैं। सो ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है उसका नेचर कैसा होता है, वो फ्लूइड होता है, और ब्लड के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो, जैसे ये जो प्लाज्मा है, सपोज ये है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो दिस कंबाइंड सेटअप, ये जो कंबाइंड सेटअप है उसको बोलते हैं ब्लड। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज बेसिकली these cells that is RBC, WBC and platelets dissolved in plasma। जब ये 3 सेल्स प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, ब्लड कहा जाता है। तब प्लाज्मा जो होता है उसमें प्रोटीन्स होता है, सॉल्ट्स होता है और हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स क्या होता है, नॉर्मली तो हमने सुना ही होगा, ठीक है। हार्मोन्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, दैट इज ग्रोथ में एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स होता है, सॉल्ट्स होता है, हार्मोन्स होता है। नाउ ब्लड करता क्या है ये सोचो, तो ब्लड ही सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। ब्लड हमारे बॉडी का क्या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है,
कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाए तो कैसे जाती है? ब्लड के थ्रू जाती है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचता है, बट उसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के सभी सेल्स को चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है वो लंग से हमारे बॉडी के सभी सेल्स में किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू जाता है। ठीक है। उसी तरह जो फूड है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में होता है। यहां से उसे बॉडी के सभी सेल्स तक कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। तो जो एसेंशियल थिंग्स है, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है, उसको ब्लड क्या करता है? सभी सेल्स तक पहुंचाता है। अब सभी सेल्स के अंदर क्या होता है? वेस्ट भी जनरेट हो रहा होता है। जैसे सभी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, बाहर निकालना होता है। वो कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में चला जाता है, और वही ब्लड जब हमारे लंग्स तक आता है तो उसे हम ब्रीद आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो ब्लड एक तरह के हमारे बॉडी का क्या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। ठीक है। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई है? आगे बढ़े। तो हमारा अगला टॉपिक क्या? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स? ब्लड सेल्स के अलग अलग टाइप क्या है? पहला आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स एक ही बात है। तो रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं वो रेड क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। पिगमेंट का मतलब एक सब्सटेंस समझ लो। जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। नाम सभी ने सुना होगा, हेमोग्लोबिन। नाउ हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, जो ऑक्सीजन, अभी हमने क्या देखा कि लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचता है बाय डिसॉल्विंग इन ब्लड। ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता है और वो हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचता है। बट यहाँ पे एक बात हमें क्या याद रखना होगा कि ऑक्सीजन की किसी भी लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत लो होती है। मतलब ऑक्सीजन किसी भी लिक्विड में जनरली डिसॉल्व नहीं हो पाता, मतलब बहुत लेस डिसॉल्व होता है। तो इसलिए हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसमें एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन क्या करता है? उस ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है, अपने साथ अटैच कर लेता है। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में डिसॉल्व बहुत स्लोली होता है, ये बहुत कम होता है। तो ये हेमोग्लोबिन क्या करता है? उस ऑक्सीजन को अपने साथ, ऑक्सीजन का वो जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूल है, उसको अपने साथ क्या करता है? अटैच कर लेता है। ठीक है। और ब्लड के अंदर ये जब हेमोग्लोबिन, दैट इज बेसिकली आरबीसी, जब फ्लो करता है तो वो अपने साथ क्या कैरी करते रहता है? ऑक्सीजन को कैरी करता जाता है। ठीक है। तो आरबीसी का मेन रोल क्या है? आरबीसी का मेन रोल है ऑक्सीजन को कैरी करना हमारे ब्लड में। और वो ये कैसे कर पाता है? उसके पास एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के वजह से ही हमारे ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। इज इट क्लियर? यहां तक बात आई सभी को समझ में? चलो, तो सेकंड हमारा ब्लड सेल्स, दैट इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ना व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल की खास बात क्या है? ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जब भी कोई फॉरेन मटेरियल अंदर जाता है, मतलब कोई बाहर से कोई सेल हमारे बॉडी के अंदर जाता है। बाहर से जाने वाले सेल का क्या मतलब हो सकता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जाता है, कोई भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो उस वायरस को किल करने का जो काम होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? एनी फॉरेन मटेरियल या फॉरेन सब्सटेंस जो बाहर से हमारी बॉडी में आ रहा है, इफ दैट इज हार्मफुल, अगर वो हार्मफुल है तो उसको ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है? किल कर देता है। ठीक है। तो दे फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यही हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? दीज ब्लड सेल्स दे फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट क्या करते हैं? फाइट करते हैं।
अब देखो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन द सेंस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से बाहर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, नहीं, ये 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। पहला होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है एसिनोफिल, तीसरा होता है बैसोफिल, चौथा होता है लिम्फोसाइट और पांचवा होता है मोनोसाइट। ये एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जहां पर ब्लड टॉपिक निकालोगे एनिमल टिश्यू में, वहां पर ये डायग्राम दिया हुआ है। तो डायग्राम को याद नहीं करना है, एग्जाम में डायग्राम बनाने को नहीं आएगा। नाम पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स के अलग अलग टाइप क्या होते हैं, ठीक है। द थर्ड टाइप ऑफ सेल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हमारे सॉरी नॉट बॉडी, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्लेटलेट्स। नाउ प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब भी क्या होता है, हमारा कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, जैसे हम गिर गए, कट लग गई, कुछ भी हो गया, तो उससे क्या होता है, ब्लड बाहर की तरफ लीक करने लगता है। तो हमारे बॉडी के अंदर एक सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म है। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में जो भी प्लेटलेट्स हो रहे होते हैं, वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर लीक डेवलप हुआ है, ठीक है। सपोज ये एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। और सपोज क्या होता है, यहाँ पे एक लीक डेवलप हो जाता है, इस जगह पे क्या होता है, एक लीक डेवलप हो जाता है, कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, एक लीक डेवलप हो जाता है। तो जो प्लेटलेट्स इसके यहाँ इस पूरे ब्लड में फ्लो कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, इस जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं इस तरह से, और वो इस लीक को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब ब्लड अब यहाँ से बाहर फ्लो नहीं करेगा। तो जनरली हम क्या देखते हैं, अगर हमारे बॉडी में कहीं से भी ब्लड लीक कर रहा है, कट लग गया है, अगर उस ब्लड को हम कुछ देर तक वहां पे दबा के रखें, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ समय के बाद ब्लड फ्लो करना बंद कर जाता है। बेसिकली क्या होता है, प्लेटलेट जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, वो वहां पर पहुंच के उस लीक को क्या कर देते हैं, फुलफिल कर देते, ठीक है, भर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं। तो प्लेटलेट्स का क्या रोल होता है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एनी डाउट, कोई डाउट यहाँ पे? एक बार ये तीनों पॉइंट पढ़ लो, देखो कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, फिर हम बात करेंगे। चलो भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। कुछ वैसा है ही नहीं समझने के लिए, ठीक है, फैक्ट्स है जो याद कर लेना। अब भाई एक और चीज है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है ये मैं बताता हूँ। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा एक और लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है, फ्लूइड मैं बोल देता हूँ। तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा देयर इज वन मोर फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड लिम्फ। ना लिम्फ की खास बात क्या है ये देखो, पहले से कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फिर मैं कंपेयर करके बता दूंगा। लिम्फ कलरलेस होता है। ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, बट लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है, पहली बात। दूसरी बात, लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी होता है, इट हैज अबंडेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी सफिशिएंट। लेकिन लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होता है, रेड ब्लड सेल्स इज एब्सेंट इन लिम्फ। एज अ रिजल्ट लिम्फ का कलर रेड नहीं होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई वो कलरलेस होता है। ना लिम्फ का काम क्या होता है, ये बेसिकली ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब एक सवाल आ सकता है कि जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑलरेडी ब्लड है हमारे बॉडी में, ठीक है, जब ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी में ऑलरेडी ब्लड है, तो फिर लिम्फ की जरूरत क्यों पड़ी हमें? तो इसको हम समझते हैं, ठीक है। मैं एक सिचुएशन से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। तो सपोज ये हमारा ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब क्या होता है ना, जो सेल्स होते हैं वो इस ब्लड वेसल के साइड में होते हैं, दैट इज यहाँ पे, दीज आर द सेल्स। तो ये सभी क्या है, ये है सेल्स। अब यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड से ग्लूकोज
न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सभी क्या होता है सेल के अंदर एंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जो वेस्ट होता है, ठीक है, जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, सेल से बाहर निकल के इस ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था ना कि हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो हमने ये पढ़ा था कि ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, सेल के अंदर कम हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से सेल के अंदर चला जाता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सेल के अंदर जनरेट हो रहा होता है। तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, दैट इज अमाउंट, ज्यादा हो जाता है, ब्लड में वो अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से अगेन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल के अंदर से ब्लड में चला जाता है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ रखा है। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि जब ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड से सेल में आ रहे होते हैं उस समय थोड़ा बहुत लीकेज होता है। लीकेज इन द सेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट यहां पर स्केप कर जाता है। यहां पे तो गया है, सेल के अंदर तो गया ही गया, सेल के बीच में जो स्पेस है जिसको हम बोलेंगे इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, सेल्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज इंटरसेल्युलर स्पेस, वहां पर क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स लीक आउट कर जाता है। तो ये बेसिकली मैं क्या दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं कि कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो सेल में ना जाके उसके आसपास जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वहां पे क्या कर जाता है, लीक कर जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहां पे शुरू होता है क्योंकि ये जो लीक्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट लीक कर चुका है उसको वापस ब्लड के अंदर डालना है, क्योंकि यहां पर वो क्या होंगे, यहां पर वो वेस्ट होंगे। तो इस जगह पे ये जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, फाइन, सो व्हाट इज दिस, ये क्या हमारा, ये है इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो दिस इज इंटरसेल्युलर स्पेसेस। नाउ यहाँ इंटरसेल्युलर स्पेसेस में क्या होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेस जो है ना यहाँ पे, उसके अंदर क्या होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस में क्या है, दैट इज लिम्फ। तो बेसिकली मैं जो तुम्हें ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, दिस इज अ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। यहाँ पे लिम्फ है, दिस इज लिम्फ। तो बेसिकली हम क्या मान सकते हैं कि लिम्फ एक लिक्विड है, ठीक है, और उसमें सेल्स क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं एक तरीके से, और उन सेल से कनेक्टेड क्या, ब्लड वेसल कनेक्टेड है। तो अगर थोड़ा बहुत लीकेज होता है, अगर थोड़ा बहुत ट्रांसफर के दौरान लीकेज होता है, तो जो भी न्यूट्रिएंट है वो कहां लीक कर जाता है, इनटू द लिम्फ, वो लिम्फ में चला जाता है। ठीक है, तो लिम्फ क्या करते हैं, अब देखो जो लिम्फ है ना, लिम्फ भी फ्लो जो करता है वो थ्रू वेसल्स फ्लो करता है। जैसे ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे ही लिम्फ को फ्लो करने के लिए भी लिम्फ वेसल्स होते हैं, पतले पतले ट्यूब्स होते हैं जिनके थ्रू ये लिम्फ फ्लो करता है। तो ये जो लिम्फ यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये फाइनली कहां पे जाके मीट करता है, इनटू द ब्लड। ठीक है, तो लिम्फ में जो भी सब्सटेंस लीक हुआ है वो वापस कहां पर जाके, वो ब्लड के अंदर वापस क्या करता है, भेज देता है। एक बार दोबारा मैं रिकैप करता हूं, फिर तुम्हारे डाउट्स लूंगा। क्या होता है कि जब न्यूट्रिएंट्स ब्लड से सेल में आ रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत लीकेज होता है। वो जो लीक्ड न्यूट्रिएंट्स है वो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर लीक कर जाते हैं। ठीक है, अब ये सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है। लिम्फ एक फ्लूइड होता है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि ब्लड से जो न्यूट्रिएंट सेल में नहीं पहुंच पाया वो कहां आ गया, लिम्फ में आ गया। अब वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहां पे हैं, लिम्फ में है। अब ये जो लिम्फ है वो सेल्स के बीच में तो प्रेजेंट होता ही होता है, दैट इज इंटरसेल्युलर स्पेसेस में तो ये होता ही होता है। बट इसको भी फ्लो करने के लिए वेल डेवलप्ड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये जो लिम्फ है जिसके अंदर लीक न्यूट्रिएंट्स आ चुका है,
वो वापस, ठीक है, लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है, और फाइनली ये वापस जाके किससे मिलता है, हमारे ब्लड वेसल्स में कनेक्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट का लीकेज हुआ था वो वापस ब्लड में पहुंच जाता है। तो ये होता है लिम्फ का रोल। अब यहां पर तुम एक टर्म देख रहे हो कि ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है भाई? कैपिलरीज बेसिकली वेरी थिन ट्यूब्स होता है जिसके थ्रू ब्लड या लिम्फ फ्लो कर रहा होता है। तो दे आर वेरी थिन ट्यूब, बहुत पतले पतले जो ट्यूब्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है देन रेज योर हैंड। फाइन, तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो लिम्फ के अंदर क्या होता है भाई? WBC। और हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, बेसिकली हमारे बॉडी में जो एक्सटर्नल एजेंट्स के अगेंस्ट जो फाइट होती है वो कौन करता है? WBC करता है। जैसे भाई अभी देखो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ये देखो एक्चुअल होता क्या है। मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा जिसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाऊंगा सिलेबस से हटके। जैसे हमें कोई बीमारी हो गई, ठीक है, मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसे क्या हो गया, कोई बीमारी हो गई। जैसे अभी चलो कोरोना वायरस का टाइम है तो मैं कोरोना वायरस का एग्जांपल लेके बताता हूँ। उसे कोरोना वायरस हो गया, तो कोरोना वायरस क्या होता है? बेसिकली उस पर्सन के बॉडी के अंदर एंटर किया। सपोज मान लेते हैं कि 10 कोरोना वायरस एंटर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट पर्सन। अब ये जो 10 कोरोना वायरस है ना, दे आर नॉट सफिशिएंट, उससे उस पर्सन को डैमेज उतना नहीं पहुंचने वाला। ये क्या होगा, ये कोरोना वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कुछ ही दिन के अंदर, 1 2 3 दिन के अंदर वो 10 से 1000 हो जाएंगे। अब जब ये 1000 हो गए हैं, नाउ दे आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब ये बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो जैसे ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जब ये 10 थे, जब ये एंटर किए थे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उस समय हमारा जो WBC है ना, जो ब्लड में प्रेजेंट है, वो एक्टिव हो जाता है और वो इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। तो अगर सपोज हमारा WBC बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो उस केस में क्या करता है, वो इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा और हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है, या जो वायरस उसके बॉडी में गया है वो गया ही है 1000-2000 वायरस, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ दैट वायरस उस पर्सन के बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो अचानक से क्या होगा ना, WBC उसको संभाल नहीं पाएगा। कुछ ऐसा समझो, सपोज मान लो, अब जैसे हमें पता है कि इंडिया में क्या आर्मी है, हर देश के पास आर्मी होती, इंडिया में भी आर्मी है। बट आर्मी रहती कहां पर है? तुम्हें पता होगा, ये आर्मी जो है उनके कैंटोनमेंट्स होते हैं, ठीक है, आर्मी कैंप जिसको हम बोलते हैं। जैसे दिल्ली में दिल्ली कैंटोनमेंट है, आगरा में आगरा कैंटोनमेंट है। बेसिकली ये बड़े बड़े एरिया होते हैं जहां पे आर्मी के पर्सनल रह रहे होते हैं, ठीक है। अब सपोज मान लो कि कहीं एक प्लेस पे अटैक होता है, ठीक है, दिल्ली में किसी एक जगह पे अटैक हो जाता है। तो अटैक जब होता है तो उस समय उन टेररिस्ट को कौन देखेगा? जो वहां पे लोकल पुलिस होगा वो मैनेज करने की कोशिश करेगा। बट अगर मान लो टेररिस्ट बहुत ज्यादा आए हैं, तो उस केस में क्या होता है, आर्मी को बुलाया जाता है। अभी आर्मी को आने में टाइम तो लगेगा ना, अपने कैंटोनमेंट से वो आर्मी यहां तक पहुंचेगी, इट विल टेक सम टाइम। तो जब तक ये टाइम लगेगा तब तक क्या होगा, वो टेररिस्ट जो है वो डैमेज पहुंचाएंगे। और जब वो आर्मी आ जाएगी यहाँ पे, तो फिर वो क्या करेगी, टेररिस्ट के साथ फाइट होगा और फाइनली टेररिस्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब कितने देर के बाद खत्म होते हैं ये डिपेंड करता है कि कितने टेररिस्ट थे और कितने, मतलब कितने एडवांस लेवल के टेररिस्ट थे, ये बात, ठीक है। तो यही होता है हमारे बॉडी के साथ। जब भी कोई एक्सटर्नल माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, अगर वो कम अमाउंट में एंटर किया है, तो जो WBC उसी, जैसे मान लो हमारे माउथ में एंटर करता है वो, तो यहाँ पर जैसे हमारे वो लंग्स में जाएगा, तो WBC जो वहां पर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। बट इफ द माइक्रोब, जो माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर वायरस या बैक्टीरिया एंटर किया, वो बहुत ज्यादा एंटर किया है, तो उस केस में क्या होगा, WBC उस समय मैनेज नहीं कर पाएगा। तो हमारे पूरे बॉडी में जो WBC ब्लड में फैला हुआ है, हमारा ब्रेन बेसिकली उनको कमांड देगा कि हम उस जगह पर, वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर उस अटैक हुआ है, वो वायरस ने अटैक किया। तो इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लगेगा।
और जब सभी WBC वहां पहुंच भी जाएगा तो भी ये डिपेंड करता है कि वो जिसके खिलाफ लड़ रहा है, जिस माइक्रोब के अगेंस्ट वो लड़ रहा है, ठीक है, वो कितना वीक है। तो दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन कि इट विल टेक टाइम, कुछ समय लगेगा, उसके बाद क्या होगा कि पर्सन विल रिकवर, वो रिकवर कर जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि हमारा WBC कितना पहले से स्ट्रांग है, ठीक है, दैट इज हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, ये डिसाइड करेगा कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कितने समय में हटाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी कितने समय में उससे ठीक हो जाती है। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन इज जो हमारा थर्ड टाइप का, हमने दो टाइप के टिश्यूज पढ़ लिए। पहला हमने क्या पढ़ा? एपिथेलियल। दूसरा हमने पढ़ लिया कनेक्टिव। तीसरा हम पढ़े मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब हमारे बॉडी में क्या मसल्स होते हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में जो मसल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, वो सभी एक तरह के नहीं होते हैं। फॉर एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे माउथ के मसल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, बट ये जो मूवमेंट हो रहा है ये मेरी मर्जी से हो रहा है। जब मैं चाहूं तभी बोलूंगा, अगर मैं नहीं चाहूं तो मैं नहीं बोलूंगा। जबकि अगर सपोज मैं खाना खाता हूं तो उस खाना को जो च्यू करना है, जो चबाना है, वो मेरे कंट्रोल में, और उसको स्वेलो करना मेरे कंट्रोल में। बट क्या जब वो खाना, वो फूड मेरे थ्रोट के अंदर चला गया, फिर क्या उसका मूवमेंट मेरे कंट्रोल में है? नहीं है, ठीक है। क्या मुझे सोचना पड़ता है कि वो फूड कहां पहुंचा? भाई, फूड पाइप में ही है, स्टमक में है, इंटेस्टाइन में, कहां पहुंचा? ये मुझे नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, स्वेलो करने के बाद जो उसका मूवमेंट हो रहा है फूड का, उसको जो मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारी मर्जी से काम नहीं करते, वो ऑटोमेटिक है, अपने आप वो काम हो रहा है, 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 ठीक है। सिमिलरली हमारे हर्ट की बात करो, जो हम ब्रीद करते हैं, ठीक है, तो ब्रीद हम अपने मर्जी से करते हैं, हम चाहे तो हम कंट्रोल कर लेंगे, अगर तुम नहीं चाहो तो तुम, एयर तुम्हारे बॉडी के अंदर नहीं जाने वाली है, तुमने कंट्रोल कर रखा है। बट क्या तुम हार्ट के बीटिंग को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तुम चाहो ना चाहो वो बीट करता रहेगा। बीट करने का बेसिकली क्या मतलब है? हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, जिसके हेल्प से वो ब्लड को पंप करता है हमारे पूरे बॉडी में। तो यस मानस, आई विल कम बैक टू यू। मैंने देख लिया कि तुमने सेशन लीव किया था, मैं रिपीट कर दूंगा, जस्ट वेट। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि मस्कुलर, जो हमारे बॉडी में जो मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, बेसिकली जो मसल्स है, वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में, जिनको हम जब चाहें तो वो मूव करेंगे, हम जब चाहें तो वो मूव नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया, हम जब खाना खा रहे हैं तो जो फूड च्यू कर रहे हैं, तो माउथ के मसल्स हमारे कंट्रोल में है, तुम अगर नहीं चाहो तो तुम च्यू मत करो। जो हम फूड को स्वेलो कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन एक बार जब वो फूड हमारे फूड पाइप में चला गया, उसके बाद वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जो ये फूड का मूवमेंट होगा, वो जो मसल्स उसको मूव करवा रहे हैं वो हमारी मर्जी से नहीं काम करने वाले हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? वंश, मैंने यही यही बात अभी तक बताई थी, ये बात समझ में आ गई? अब तो कोई डाउट नहीं रहा ना? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, मस्कुलर टिश्यू, अब टिश्यू, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ना। तो मस्कुलर टिश्यू भी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो मस्कुलर टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर बोलते हैं। ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। इसका शेप क्या होगा अभी हम मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यूज जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ जनरली एलोंगेटेड सेल, एलोंगेटेड का मतलब होता है लॉन्ग, ठीक है, सेल्स के बने हुए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। नाउ बेसिकली मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है
वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है, या सिंपली मैं बोलूँ तो मसल्स की वजह से होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मसल्स होते हैं इसके अंदर एक